अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। अकामत दीन की खातिर जहाँ सहाबा कराम की क़ुरबानियाँ तारीख़ इस्लाम का हिस्सा हैं, वहीं नुमाया तरीन शख्सियत अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की है, जिनकी शुजाअत से हमेशा लश्कर कुफ़ार लरसते रहे। 60वीं हिजरी में जब दीन इस्लाम की अज़मत की तौहीन करने की कोशिश की गई और फिर शहज़ादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत और अतात का तकाज़ा किया गया, जो आगोश नबूवत में परवरिश और तरबियत पाने वाली हस्ती से कतन मुमकिन नहीं था, तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की खातिर बातिल से टकराने का वो हकीकी फ़ैसला किया जो उन्हीं की शायान शान था। आप अलैहिस्सलाम को बैत करने पर सब कुछ मिल सकता था, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान में उतरकर यजीदी तूफ़ान का मुकाबला किया, जो हक़ व बातिल की तफरीक ख़त्म करना चाहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत और पूरे घराने की क़ुरबानी, बल्कि पूरे वाक़े करबला से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज भी करबला की खाक मुबारक हमें पुकार पुकार के कह रही है कि जब भी कोई फ़िरौन और यजीद तुम पर मुसल्लत हो जाए, जब ज़मीर फ़रोश लोग तुम पर हाकिम हो जाएं, जब दीन और शरीयत की मनपसंद तशरीह होने लगे, जब हर तरफ जुल्म और सितम हो, जब हक़ व बातिल की तफरीक ख़त्म हो जाए, जब कुरान और सुन्नत की बालादस्ती ख़त्म होने लगे, तो हज़ार किस्म के खौफ और मसाइब के बावजूद भी हक़ व सदाकत को कभी ना छोड़ना। तारीख़ इस्लाम शाहिद है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मारकाए हक़ व बातिल में अज़्म व इस्तक़ामत और जुर्रत व शुजाअत का जो बेमिसाल किरदार अदा किया, करबला का ज़र्रा ज़र्रा आज भी खराज तहसीन पेश करता है। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के सिर्फ 4 दिन बाद ही उन्होंने हुकूमत अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान का ऐलान कर दिया है। साथ ही अपने झंडे और सरकारी निशान की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि अमारात इस्लामी तमाम ममालिक के साथ बेहतर सफारती और तजारती ताल्लुकात चाहती है। इसके साथ साथ तालिबान ने तवक्कुआत से ऐन हट कर मुखालिफ सियासी क़यादत से भी मुज़ाकरात करके एक सियासी मुफ़ाहमत का माहौल पैदा कर दिया है। तालिबान क़यादत ने साबिक़ सदर हामिद कारज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है। शायद तालिबान का यह सियासी रवैया देख कर साबिक़ सदर अशरफ गनी ने भी अफ़गानिस्तान वापस आने की ख्वाहिश की है। वो तालिबान का तेज़ी से अफ़गान शहरों पर कब्ज़ा देखते हुए अचानक खामोशी से मुल्क से फ़रार हो गए थे और जाते हुए अपनी गाड़ियों में लगभग 17 करोड़ डॉलर कैश भी ले गए। लेकिन 4 रोज़ बाद यूए की तरफ से हुकूमत ने माना कि अशरफ गनी को इंसानी बुनियादों में मुल्क में रहने की जगह दी और इस वक्त वो यूएई में हैं। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर जिन्हें इस्तेमाल किया उन्हें धोखा दिया। कहते हैं कि जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला में हमारी मदद की, उन्हें निकालना मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो ममालिक हैं, ये अपने अपने सफारती अमले को अफ़गानिस्तान से निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तालिबान की तरफ से इनख़ला के अमल में कोई मज़ाहमत सामने नहीं आई है। यही नहीं, अभी तक काबुल जो एयरपोर्ट का कंट्रोल है, ये भी अमरीकी फ़ौजियों के पास है, जहाँ तालिबान की तरफ से कोई मुज़ाहमत सामने नहीं आई है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने तालिबान पर जो अवलीन अब एक एतराज़ उठाया है, वो है ख़वातीन के हुकूक़ पर, कि उन्हें ख़वातीन के हुकूक़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि तालिबान ने आते ही ख़वातीन को शरीयत के मुताबिक काम करने की इजाज़त देने का ऐलान किया। लेकिन ऐसे में हमने कल से कुछ वीडियोज़ सोशल मीडियाज़ पर आ रही हैं जिसमें ब्यूटी पार्लर्स के बाहर लगी ख़वातीन की जो तस्वीरें हैं उनको स्प्रे करके ख़त्म किया जा रहा है, उनके चेहरों को मिटाया जा रहा है।
इस हवाले से गुलबदीन हिकमतयार ने बैनुल अक़वामी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसे एक आलमी प्रोपेगंडा करार दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अभी तो तालिबान अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इनका अमल देखना होगा। यूरोपीय यूनियन ने आज अपने सफारती अमले के तकरीबन 400 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है और साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की माली मदद करने की भी बात की है। उधर पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि दुनिया के दूसरे ममालिक को देखकर फैसला करेंगे कि अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान माजी में भी अफगान अमन अमल में हमेशा मिलिट्री सोल्यूशन की मुखालिफत करते आए हैं। अब अमरीका के इस तरह नाकाम इनखला को भी वज़ीर-ए-आज़म ठीक वक्त पर मुज़ाकरात ना करने पर भी उसको इस पर तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं ये मामूल पर आ रहे हैं, निज़ाम ज़िंदगी चलने लगा है। यही नहीं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तिजारत बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। 15 अगस्त को दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत तारीख की कम तरीन सतह पर गिर कर सिर्फ 475 ट्रकों तक पहुँची थी और वो अब बढ़कर 1123 ट्रकों तक पहुँच गई है। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान, माहिर उमूर अफ़गानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, तालिबान यकीनन ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं कि वो रीजन की जो तमाम कंट्रीज़ हैं उनको साथ लेकर चलेंगे। इसके अलावा जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, हामिद करज़ई, डॉक्टर अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमतयार, सबको साथ लेकर चलेंगे। इस हवाले से उनकी क़यादत से उनकी बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है एक नए निज़ाम की तश्कील और सबको साथ लेकर चलना तालिबान के लिए इन हालात में जब दुनिया आज भी इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। जी, बड़े चैलेंज बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है और गवर्नेंस की इश्यूज हैं जो अफगानिस्तान को चैलेंजेस हैं, रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के हवाले से, जो अमन के हवाले से, जो दाइश वगैरह की मौजूदगी के हवाले से। और एक चैलेंज ये भी है कि उनके जो फुट सोल्जर हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो 20 साल तक उनके लिए लड़ते रहे, आया वो किसी नाउमीदी में मुब्तला न हो, लीडरशिप और उनके दरमियान कोई खलीज ना आ जाए, ये भी एक चैलेंज है। और एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो $9 बिलियन अफगानिस्तान की अमेरिका में मौजूद हैं, जिनके बारे में अभी कहा जाता है कि अमेरिका उस अमाउंट को रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक तालिबान के साथ उनकी कुछ कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश न हो जाए। ये एक बड़ा ख़तरनाक अमल है, इसके लिए भी उनको काम करना होगा और गवर्नेंस सिस्टम्स को उनको देखना होगा। लेकिन एक बात है कि सबसे पहली बात तो ये है कि उनको एक इंक्लूसिव हुकूमत बनानी होगी। वो इंक्लूसिव हुकूमत ब्रॉड बेस होगी, मल्टी एथनिक होगी। वो उनके लीडर तो वही होंगे लेकिन उनमें बाकी फैक्शंस और बाकी एथनिक ग्रुप्स भी शामिल होंगे। उसके साथ साथ जो अपने उनके वॉलंटियर्स हैं उनको दिखाना होगा कि जिस मकसद के लिए वो 20 साल तक लड़ते रहे वो उस मकसद के हुसूल का वक्त आ गया है और उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि उनके दरमियान कोई कशीदगी पैदा न हो जाए। उसके साथ साथ जो रीजनल कंट्रीज़ हैं और जो उनके अफगानिस्तान में अपने राइवल्स हैं, जैसे आपने ख़ुद कहा कि उन्होंने उनके जो राइवल्स हैं उनके साथ राब्ते कायम कर लिए हैं। उन्होंने ऐलान कर लिया है कि कोई वेंडेटा की पॉलिसी नहीं होगी और जितने लोग हमारे अपोजिशन में थे या राइवल थे उन सब के साथ मुसालिहाना रवैया अख्तियार किया जाएगा। आप देखें कि इस्माइल खान जो उनके बदतरीन दुश्मन में थे, उनको जब उनको अरेस्ट किया तो उनको उसी वक्त उन्होंने फिर रिहा भी कर दिया और काबुल में अपना एलची बनाकर भेज दिया। उसके करज़ई साहब हैं जिनके बारे में आपको खूब मालूम है, करज़ई साहब से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और बाकी जो एथनिक ग्रुप वो हैं पॉलिटिकल फैक्शन उनसे मुलाकातें हो रही हैं। हक्कानी ग्रुप के बारे में कहा जाता था कि सबसे जो है वो तालिबान का सबसे बहुत बड़ा एक पोटेंट वेपन है। अब उनकी मुलाकातें, अनस हक्कानी की मुलाकातें हो रही हैं जो तालिबान के जो थे, तो वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस माहौल को पैदा करके वो अमन की तरफ कदम आगे करने वाले हैं ताकि जो उनके बारे में शुकूक शुबहात हैं वो रीजनल कंट्रीज में और बाकी दुनिया में वो खत्म हो जाए। शाह साहब, माली मामलात में कितना चैलेंज फेस करना पड़ सकता है? आज मैं ये भी खबर देख रही थी कि IMF ने इमदाद मुअत्तल कर दी है
और अमेरिका भी जो है ना वो पैसा देने को तैयार नहीं, जो बात अभी भी आप करें तो माली जाहिर है अभी एक उन्होंने पूरा निज़ाम तश्कील देना है, अपने इंतज़ामी मामलात भी चलाने हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज इनको फेस करना पड़ सकता है माली मामलात में? पहले 3 महीनों में ये चैलेंज बड़ा शदीद है। हाँ। लोग तनख्वाहें एक्सपेक्ट करेंगे, उनको मिलेंगी नहीं, दफ्तरों का कारोबार चलेगा नहीं। लेकिन आप ये देखें कि जो पैसा आ रहा था उस ज़माने में भी जो अफगान फौज थी अशरफ गनी साहब के ज़माने में 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती थी। और ये एक बड़ी वजह बनी कि उनमें वो होप, डिस्पेयर और डिस्पॉन्डेंसी फैल गई और वो इस निज़ाम को बचाने के लिए लड़ने पर तैयार नहीं हुए। पहले 3 महीने मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद मेरा अपना ये ख्याल है कि बाकी मुल्क भी इमदाद रिज्यूम करेंगे। चीन बड़ा पार्टनर है उनका, चीन से उनको मदद मिलेगी। कतर और चीन कहते हैं कि मादनियात के इतने बड़े बड़े ज़खायर हैं वहाँ पर जिनके लिए चीन उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे आपने देखा कि तेल की वजह से देखते ही देखते मशरिक़ वस्ता मिडल ईस्ट के जो ममालिक थे उनकी हालत कैसे बदली। तो अगर चाइना यहाँ पर मिलकर काम करता है तो अफगानिस्तान की हालत भी माली लिहाज से बहुत बदल सकती है। देखें, अमेरिकन का ये एस्टिमेट है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के मिनरल ज़खायर छुपी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। हाँ। तो उनको एक्सप्लोर करना और एक्सप्लॉइट करना अभी उनका वक्त आ गया है। और चीन, न सिर्फ चीन से बल्कि बाकी दुनिया, मगरबी दुनिया से भी वो मदद लेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज भी इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का भी उसमें एक बड़ा हिस्सा होगा। पाकिस्तानी मैन पावर, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी मशीनरी, पाकिस्तानी कंपनीज उनमें काम करेंगी। तो उसके बाद तो हालात ऐसा ऐसा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि पहले 2-3 महीने जबकि लोगों के दिलों में कुछ शकूक व शुबात हैं, जब ये शकूक व शुबात रफा हो जाएं, तालिबान सबके लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया, औरतें आगे बढ़ें, अपने अपने दफ्तरों में काम शुरू करें, औरतें कॉलेजों को, स्कूलों को, लड़के जो हैं वो चलना शुरू हो जाएं। और वो बात बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखी होंगी कि ब्यूटी सैलून्स के बाहर जो खवातीन की तस्वीर लगी हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ स्याही फेंकी जा रही है, वहाँ स्प्रेस किए जा रहे हैं। तो इससे भी दुनिया को शुकूक व शुबात बढ़ रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा उनको तक़वियत मिल रही है कि परसों तो आप बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि औरतों के हकूक़ के हवाले से, और आज आपने जो है ना वो अपने इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं औरतों की आज़ादी को लेकर। देखिए, एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री उनकी मिली है जिसके लिए वो खुद भी तैयार नहीं थे, उनका होमवर्क नहीं था। अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कोई लीडर मौजूद नहीं है। अभी तो वो मुल्ला बिरादर जो है भी आए हैं और मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा भी तक तो बलूचिस्तान में है। तो अभी एक दिन पहले तो तालिबान के लीडर अफगानिस्तान पहुंचे हैं, उनको कुछ वक्त देंगे, क्योंकि अब तो उनके जो वॉलंटियर्स हैं, जो फील्ड फुट सोल्जर हैं, हो सकता है कुछ इररिस्पॉन्सिबल काम वो करें, जैसे आप खुद कह रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं औरतों के सामने टीवी पे, उनसे मनाजरे कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। औरतें एंकर बनी हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, तालिबान के रहनुमाओं से बातें कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। आप किसको लीडर देख रहे हैं अफगानिस्तान का लीडर? दुनिया को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर या कोई और हो सकता है? इस वक्त तो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं जिनको वो अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं। आप किसको देख रहे हैं मुस्तकबिल में अफगानिस्तान का लीडर? देखिए, तो उनकी जो शूरा है वो फैसला करेगी। हैबतुल्लाह खुनज़ादा तो स्पिरिचुअल हेड की तरह रहेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो डायरेक्टली हुकूमत में नहीं आएंगे। अच्छा। एक काबीना बनेगी जिसमें बाकी फैक्शन भी होंगे और तालिबान के लोग होंगे। यकीनन मुल्ला बिरादर उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होंगे। हो सकता है उनको कुछ प्रेसिडेंट वगैरह बनाया जाए या कोई और जिम्मेवारी दी जाए। और वो सबसे ज़्यादा शायद सीनियर भी हैं और तो उन्होंने बहुत काम भी किया है। नेगोशिएशंस के हवाले से उनका बड़ा किरदार भी है और उनकी रेपुटेशन भी, उनकी क्रेडेंशियल बड़े इम्प्रेसिव हैं। लेकिन मुल्ला याकूब भी हैं जो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं, बाकी लोग हैं, सिराज हक़ानी भी है और भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में ये खद खाल वाज़े हो जाएंगे। पता लग जाएगा कि हुकूमत कितनी इंक्लूसिव है, हुकूमत कौन कौन लोग हैं और हुकूमत उनकी पॉलिसी क्या है। उसके बाद
वो गवर्नेंस इशू की तरफ। लेकिन गवर्नेंस इशू के बारे में ये है कि पिछले 20 साल भी उन्होंने गवर्नेंस तो की है, उन इलाकों में की है जहाँ पे उनका कंट्रोल था। वहाँ पे वो टैक्स भी वसूल करते रहे, वहाँ पे तालीम और सेहत का निज़ाम भी चलाते रहे, सड़कों का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम वो चलाते रहे। तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल कोरे हैं। और अच्छा, एक और अहम चीज, रुस्तम शाह साहब, बड़ी तादाद में जो काबुल बगराम में जो जेलें तोड़ी गई हैं, जो खबरें भी आ रही हैं कि उनमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान में हमेशा से दहशतगर्दी करते आए और उनका मोटिव भी ये है। उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ये कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान में हम लोगों ने इस्लामी शरीयत नाफिज करनी है, वो लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो चाइना का जो सूबा है सिंकियोंग, उसको अलग स्टेट जो है ना वो बनाना चाहते हैं, वो सेपरेटिस्ट लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर ये सब कुछ होता है तो ये रीजन में तो एक और नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, इन ममालिक में एक और नई दहशतगर्दी की लहर शुरू हो जाएगी। देखिए, जेलों से जो लोग रिहा हुए हैं यकीनन उनमें ऐसे लोग होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो चूंकि उन्होंने जेलों पर धावा बोल दिया, लोग निकल आए। उनके पास न कोई फहरिस्त थी, न कोई इल्म था कि कौन है, किस पार्टी से, किस फैक्शन से ताल्लुक रखता है। लेकिन जल या बदेर पाकिस्तान उनके साथ उनको इंगेज करेगा। जो चीन की हुकूमत है वो भी उनके साथ इंटरेक्शन उनकी तो है, उज़्बेकिस्तान वाले भी उनके पास उनको बताएंगे कि हमारे क्या क्या खदशात हैं, क्या क्या हमारे लिए खतरात हैं। और वो लोग जो भागे हैं उनकी कोई तंजीम नहीं है, वो इंडिविजुअल्स हैं। और तालिबान उनको अब पकड़ने के लिए आपके साथ तावन भी करेंगे। और उनके तालिबान ने पहले कहा है कि हमारी सरजमीन के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या समझा जाए कि वो बिल्कुल उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, उस लिहाज से उसको देखा जाएगा टीटीपी को? जहां तक मैं उनको जानता हूं, टीटीपी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि या तो आप तस्लीम हो जाएं या मुल्क से निकल जाएं, या हम आपको पकड़ेंगे और आपको हम पाबंद सलासिल करेंगे। आपके लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारा काम रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है। हम उसकी तरफ तवज्जो दें या आप लोगों की तरफ तवज्जो दें, उनके पास इतना वक्त भी नहीं है। ये वो तो दाइश वगैरह का तो खात्मा इसलिए करेंगे कि रूस, चीन और ईरान तीनों के लिए दाइश सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और तीनों मुल्कों के रवाबित तालिबान से इसलिए हैं कि वो कन्विंस्ड हैं कि जिस हुकूमत में तालिबान होंगे वही दाइश को खत्म कर सकती है। वेरी ट्रू। तो इसीलिए उन्होंने इनसे रवाबित पढ़ाए हैं, तो दाइश को तो वो खत्म करेंगे। लेकिन टीटीपी के जो बच्चे कच्चे लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई यहाँ है कोई वहाँ है, उनकी तंजीम तो नहीं है, न कोई फॉलोइंग है, उनको वार्निंग देंगे या तो आप सिरात मुस्तकीम पे आ जाएं, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं, या फिर हमारे हवाले कर लें, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में इस बारे में कोई ज्यादा तशवीश नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंगेजमेंट उनके साथ रहनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये लोग उन्होंने पाकिस्तान में तखरीब की है, पाकिस्तान को ये मतलूब है और इनकी मौजूदगी जो है इस पर हमें एतराज़ है। ये पाकिस्तान को उनको वाज़े तौर पर बताना होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये बात अब तारीख का हिस्सा है कि अफ़गानिस्तान के मसले को लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा ये बात कहते आए हैं कि अफ़गानिस्तान के मसाइल का जो हल है वो फ़ौजी ताकत से कोई फ़ौजी हल नहीं है, वो हमेशा सियासी हल से इन मसाइल को हल करने की बात करते आए हैं। अब जब अमरीकी अफवाज वहाँ से निकल चुके हैं, पाकिस्तान कितना पुरुमीद है कि अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार की जो मुंतकली है, जब तालिबान काबिज़ हो चुके हैं, ये पुरअमन तरीके से मामलात हल हो जाएंगे। आपको पता है जो अफ़गान वफ़द भी आया, पाकिस्तान का दौरा किया, उन्होंने भी आज डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत अहम उसमें बातें की। पाकिस्तान कितना पुरुमीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाजिया आपका। शाजिया, देखिए, जो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, असल टेस्ट किसी की लीडरशिप का और उसके मोतदिल मजाज होने का तभी होता है। आम दिनों में, अच्छे दिनों में सब लोग अच्छी बातें करेंगे,
सब लोग बाहमी राब्ते की बात करेंगे, सब लोग बात करेंगे कि लड़ाई के बगैर बातें होनी चाहिए, सब लोग बात करेंगे कि खूनरेजी नहीं होनी चाहिए, सब लोग बात करेंगे इंसानी हकूक की, सब लोग बात करेंगे कि किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल टेस्ट तब बनता है जब कोई पार में होता है, जब उसके पास कंट्रोल होता है और वो उस टाइम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे, वो उस टाइम मुतदिल होने का मुजाहरा करे, वो उस टाइम खंदा पेशानी का मुजाहरा करे, वो उस टाइम अपने अंदर एक कुशादगी का मुजाहरा करे, आम माफी का मुजाहरा करे, मर्सी हो उसमें खुदा का खौफ हो। ये सबसे बड़ी बनी नौ इंसानियत में जो इसकी मिसाल है वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब उन्होंने फतह मक्का किया तो उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। आपकी समझ में, उन्होंने हमेशा बुर्दबारी से हमेशा पहले उन्होंने पीस का पैगाम भेजा। और अगर हम अभी रिसेंट हिस्ट्री में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक वाहिद लीडर है दुनिया में जो पिछले 15-20 साल से लगातार ये कहते आए हैं कि अफगान मसले का हल जंग में नहीं है, अफगान मसले का हल बैठ के बातचीत करने में। और वो ऐसे ही नहीं कहते रहे, वो उसके साथ हमेशा अफगानिस्तान की तारीख बताते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उन्होंने मल्टीपल टाइम एफर्ट की अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की। सोवियत यूनियन ने कोशिश की अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की, को मिलियन के करीब अफगान लोग उसमें मारे गए। फिर ब्रिटिश टाइम में भी अफगान लोग मारे गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने हिस्ट्री से, क्योंकि वो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा यूनिवर्सिटी में भी, उन्होंने मल्टीपल टाइम ये बात कही पूरी दुनिया के डिफरेंट फोरम, यूनाइटेड नेशंस हो, वो अमेरिका के अंदर उनके दौरे हो, उन्होंने जो बाइडेन साहब के साथ और जितने भी इनकी टॉप लीडरशिप है इनके साथ भी, जब भी उनकी इंटरेक्शन जो बाइडेन से पहले जो इनके कैरी थे, आपको पता है, इनके फॉरेन सेक्रेटरी, और जितने भी लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन जब भी हुई, और वो ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में हो, हमेशा बात की कि अफगानिस्तान का हल जो है वो जंग में नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन में नहीं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान वो वाहिद लीडर थे जब पाकिस्तान बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने अपनी जिंदगी का एक वक्त जो है बड़ा हिस्सा आपने अमेरिका में गुजारा है, वहाँ की सियासत पॉलिटिक्स को भी आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, ये भी एक माजी की तारीख का हिस्सा बन गई ये बात कि अमेरिका ने हमेशा लोगों को, मुमालिक को अपने नज़रिए ज़रूरत, अपने मफादात के तहत इस्तेमाल किया है। अब जब अमेरिका वहाँ से शिकस्त खा कर निकला है, आज जब तालिबान ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त बदल चुका है, माजी का रवैया जो उनका था, आज के तालिबान माजी के 1996 के तालिबान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक, मगरिब इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। तो क्या हमारी हुकूमत में इस बात को भी लेकर एक तशवीश है कि अगर मगरिबी दुनिया हम पर पाबंदियां लगाती है, हमें इसका मुकाबला क्या कैसे करना है? कितना बड़ा ये चैलेंज होगा हुकूमत के लिए? अच्छा, पहले जो बात कर रहा था कि आपकी असल आपकी जो वसत पसंदी है, आपकी जो असल इखलाकियात है, पता चलती हैं जब आप पार में होते हैं या प्रेशर में होते हैं। आप अगर देखेंगे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लिबरल हैं, वो लिबरल तब तक हैं जब तक उनके अपने राइट्स की बात है, जब तक उनके अपने जैसे लोगों की राइट की बात है। जब उनके किसी ऐसे शख्स के राइट की बात है जो उनसे मुखालिफ नजरिया रखता है, तो वो कहते हैं कि मार दो, कत्ल कर दो, खून बहा दो, इनसे बात ही नहीं करनी। ये अक्सर आप पाकिस्तानी लिबरल्स को देखेंगे। जब इमरान खान ने इनसे बात करने की बात की तो उनको तालिबान खान कहा गया, उन्हें शिद्दत पसंद कहा गया, और आज वो सारी बातें जो इमरान खान करते थे वो आज अमेरिका कर रहा है। ये बात क्यों कर रहा हूं मैं? ये इसलिए कर रहा हूं कि इसी तरह के लोग अमेरिका के अंदर भी हैं, इस तरह के लोग पूरी दुनिया के अंदर होते हैं जो अपने आप को कहते लिबरल हैं लेकिन होते शिद्दत पसंद हैं। वो लिबरल तब तक हैं जब तक उनके अपने आइडियाज की तरवीज हो, और जब उनसे मुखालिफ बात करने वाला, मुखालिफ सोच रखने वाला, उनसे डिफरेंट सोच रखने वाला ग्रुप सामने हो, तो वो उनसे इस कदर वो शिद्दत पसंद होते हैं, जिसके लिए एक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हम यहाँ टर्म यूज करते हैं खूनी लिबरल। वो खूनी जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो खूनी लिबरल का मतलब खूनी लिबरल इसलिए है कि वो खून बहाना चाहते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड के कत्लो गारत हो। हालांकि लिबरल वो होता है जो दूसरे के, जो ऐसा शख्स जो जिस, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को ये अदराक है, क्या पाकिस्तान को ये तशवीश है कि अगर अमेरिका मगरबी ममालिक की तरफ से प्रेशर आया कि अगर जो हम बात कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक, खित्ते के ममालिक जो फैसला करेंगे उनसे मुशावरत के बाद हमें तालिबान की क़यादत को, उनकी हुकूमत को तस्लीम करना है,
अगर मगरबी ममालिक की तरफ से हमें कोई प्रेशर आया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने का, फिर आपको पता है कि हमेशा माजी में ये दबाव पाकिस्तान सहता आया है, चाहे वो IMF के मफादात को लेकर हो या FATF के मामलात को लेकर हो, तो पाकिस्तान कितना तैयार है इन प्रेशर्स को सहने के लिए? देखिए, दो बातें जहन में रखनी होंगी पूरी दुनिया को। पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान ज्यादा ट्रांसपेरेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में। पाकिस्तान जो पाकिस्तान के खित्ते के अंदर इंटरेस्ट है उन्हें छुपा के नहीं बल्कि वाज़ेह बयान करता है। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता, ना होने देगा, और किसी और की सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो अब डू मोर या आस्क मोर की पॉलिसी से बाहर आ चुका हुआ है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में ना किसी एंड को देखता है, ना किसी भीख को देखता है। पाकिस्तान बराबरी के, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अमन के साथ रिलेशनशिप दूसरी दुनिया के साथ चाहता है। अगर पाकिस्तान के खित्ते के जो दूसरे प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान ये समझता है कि एक डिसीजन पाकिस्तान की बका के लिए और खित्ते के अमन के लिए बेहतर है, तो पाकिस्तान वो डिसीजन लेगा। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान इंक्लूसिव डिस्कशन चाहता है, पाकिस्तान तमाम लोगों के साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी किसी के प्रेशर में इमरान खान की क़यादत में फैसला पाकिस्तान की हुकूमत कभी नहीं करेगी। जो माजी के हुक्मरान करते रहे और अपने मुल्क के 70,000 लोगों को शहीद करवाया इस ऐसी जंग में जो हमारी जंग नहीं थी। और आज ये इमरान खान नहीं कह रहे, आज जो बाइडेन कह रहे हैं कि जंग 1 साल और लड़ें, 2 साल और लड़ें, 10 साल और लड़ें, 20 साल और लड़ें, सवाई कत्लो गारत के इसमें से कोई कुछ नहीं निकलना। क्या ये एग्जैक्ट वही लफ्ज नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले 20 साल से कहते आए हैं? लेकिन मसला ये है कि आज जब जो बाइडेन कह रहा है तो लिबरल्स के मुंह को ताला लगा हुआ है, क्योंकि वहां वो बोल नहीं सकते, वहां से उनकी एनजीओ को फंडिंग आती है, वहां से रोजी रोटी चलती है। और जब इमरान खान ये बातें कहते थे तो उन्हें तालिबान खान कहा जाता था। आज किस मुंह से ये मुंह छुपा रहे हैं? कहें ना, ये अपने ख्यालात का इजहार करें जो बाइडेन साहब के बारे में, वहां से जाके तो इन्होंने भीख लेनी होती है। तो मैं जो बाइडेन साहब की जो बातें हैं जो बिल्कुल दुरुस्त है, वो मारूजी हालात, जो दुरुस्त हालात है, जमीनी हकाइक हैं, उनके मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही कि अब लिबरल कहां छुपे बैठे हैं, वो फेक लिबरल्स की मैं बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। PTI हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में बहुत कुछ हुआ। सदारती ऑर्डिनेंसेस पेश हुए, कवानीन पास हुए और मुतादिद बिल्स पार्लियामेंट में लाए गए। PTI हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी पिल्डैट ने पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 सालों में कौमी असम्बली के 79 इजलास हुए, जिनमें वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ 7 बार तशरीफ़ लाए, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ 10 इजलासों में शरीक हुए। कौमी असम्बली ने 100 बिल्स मंजूर किए, जबकि 58 ऑर्डिनेंस पेश किए। अरकान असम्बली की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कौमी असम्बली के 49 इजलास महज सिर्फ इस वजह से मुलतवी हुए कि कोरम पूरा नहीं था। कोरम पूरा होने के लिए असम्बली के 342 अरकान में से 1/4 यानी 86 अरकान असम्बली की ज़रूरत होती है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि अवाम के नुमाइंदे असम्बली इजलास में जाने के लिए भी तैयार नहीं होते और 49 बार इनकी तादाद पूरी ना होने की वजह से ही असम्बली का इजलास मौखर हुआ। PTI हुकूमत ने एहतसाब का नारा भी बड़े ज़ोर शोर से लगाया और फिर अपोजिशन लीडर्स को नैब और FIA ने अपनी हिरासत में लेना शुरू किया। इन 3 सालों में अपोजिशन जमातों का शायद ही कोई सीनियर रहनुमा हो जो तफ्तीशी इदारों की तहवील में ना रहा हो, मगर इन सब लोगों से ना तो कुछ बरामद हुआ, ना लूटी हुई दौलत वापस लाई जा सकी और ना ही साबिक करप्ट हुक्मरानों का उस तरह एहतसाब हुआ जो नारे PTI की हुकूमत लगाया करती थी। अब PTI हुकूमत के 2 साल रह गए हैं और सभी सियासी जमातों ने इलेक्शन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है, मगर अवाम वहीं के वहीं हैं। इसी मौजू पर मैं बात करूंगी। मुझे पिल्डैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जब शहरियों के नुक्ता नज़र से कारकर्दगी के हवाले से
आप लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसका पैमाना क्या होता है? सर्वेस किए जाते हैं, कितने % लोगों पर ये सर्वेस मुश्तमिल होते हैं जो इतनी बड़ी रिपोर्ट और एनालिसिस पर मबनी आपकी ये जो रिपोर्ट सामने आती है? नहीं, ये सर्वे पे मबनी नहीं होती रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तो अदाद शुमार पे मबनी होती है जो हम ऑफिशियली हासिल करते हैं नेशनल असम्बली की वेबसाइट से, और फिर जो नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे ना हो फिर वो मीडिया से जब वो रिपोर्ट हो रही होती है तो उससे हासिल करते हैं। कोशिश करते हैं कि उसकी तस्दीक हम नेशनल असम्बली से भी कर लें, और मोस्ट ऑफ द डाटा जो होता है वो नेशनल असम्बली से तस्दीक शुदा होता है। तो ये सर्वे में तो फिर भी गलती की गुंजाइश होती है क्योंकि वो लोगों की राय होती है। ये तो बड़े ठोस स्टैटिस्टिक्स है, अदाद शुमार है। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर जो ऑर्डिनेंसेस की आप बात करें, ऐसा ही सवाल मैंने फ़रोग नसीम साहब से भी अपने प्रोग्राम में किया था, तो वो कह रहे थे ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अगर ये तादाद नहीं है जो हुकूमत ने अपने इन 3 सालों में ऑर्डिनेंसेस पेश किए हैं, तो कौमी असम्बली की वेबसाइट पर जो ये आदाद शुमार हैं फिर ये बदलने चाहिए, वो नंबर्स बदलने चाहिए। तो इस पर भी सर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि वहाँ पर भी आपको पता है कि चीज़ें बदली नहीं जाती। देखिए, हमारे पास तो बदकिस्मती से और कोई ज़रिया नहीं है। हुकूमत के जो अदाद शुमार दिए हुए हों उन्हीं के ऊपर भी रिलाय कर लें तो भी हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। मसलन ऑर्डिनेंसेस की आपने बात की है, तो ये तो तकरीबन 100% इंक्रीज़ हुए हैं। यानी पिछली असम्बली में अगर आप देखें तो पहले 3 साल में 29 ऑर्डिनेंसेस सिर्फ ले किए गए थे असम्बली में, और इस दफ़ा पहले 3 साल में 58 किए गए, यानी 2 गुना उससे। तो अगर उसी को भी ले लिया जाए तो भी ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं। इसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है, ऑपोजिशन के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि उनको आप साथ बिठाते नहीं और आपको सदारती ऑर्डिनेंसेस लाने की ज़रूरत पेश आती है। ये भी मनफी ज़ुमरे में आती है हुकूमत के लिए बात सर। बिल्कुल, ये भी बात है। और लेकिन आप देखें, इसके बावजूद उन्होंने जो असम्बली से बिल पास कराए हैं उनमें तो इजाफा हुआ है। यानी देखें कि असम्बली से पास किए गए उनमें से पिछली असम्बली के मुकाबले में 45% इंक्रीज़ है, और अगर ईयर 2 से कंपेयर करें तो 100% इंक्रीज़ है। तो वो तो अच्छा है, लेकिन ये मिक्स्ड सी स्टोरी है। ऑर्डिनेंसेस की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कि बात यह है कि हुकूमत शायद ज़्यादा अच्छा होता कि ऑर्डिनेंसेस भी बिल की शक्ल में पास होते, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा गुफ्तशुनीद नहीं करते, लेकिन जितने भी हुए हैं फिर भी अपोजिशन ने ताउन किया है। ख़ासतौर पे FATF से मुतल्लिका जो कवानीन थे उनके बारे में अपोजिशन ने साथ मिल के साथ दिया है उनको पास कराने का अपोजिशन सेनेट के अंदर। सही। महंगाई के हवाले से बात करें तो 3 साल पहले चीनी की बात कर लें, आटे की बात कर लें, चीनी 55 थी, आज 105 है। आटा उस वक्त कितने कम रेट में था, आज आटा उससे ट्रिपल प्राइस में जो है ना वो पहुंच चुका है। तो इस हवाले से भी हुकूमत की कारकर्दगी के इशारे मनफी में है। जी हाँ, ये देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये तो हुकूमत की कारकर्दगी भी इसमें शामिल है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे तो नेशनल असम्बली की कारकर्दगी है। अब नेशनल असम्बली की कारकर्दगी बहुत हद तक इन्हिसार होता है हुकूमत की कारकर्दगी पे, क्योंकि उन्होंने ही बिल लेके आने होते हैं, लेजिस्लेटिव एजेंडा उन्होंने लाना होता है, असम्बली में मेजॉरिटी पार्टी भी वही होते हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन जो बातें एग्जीक्यूटिव के हाथ में होती हैं वो हमने इस पर डिस्कस नहीं की। जैसे आपने महंगाई की बात की है, तो महंगाई के बारे में बार बार असम्बली में ये तशवीश का इजहार किया गया मेंबर्स की तरफ से, और ये मेरा ख्याल सबसे बड़ा मसला है। जितने भी सर्वे होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो मसला पूछा जाता है कि क्या है, वो कहते हैं कि वो महंगाई है। बिल्कुल सही सर। करप्शन के हवाले से, एहतसाब के हवाले से इन 3 सालों में हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो कितना हौसला कुन रहे? हुकूमत के इमरान खान साहब के नारे, इनके वज़ीरों मुशीरों के नारे एहतसाब को लेकर, लूटी हुई दौलत को लेकर, सर इसमें ये कितने कामयाब रहे? देखिए, फिर एक बार कहूँगा कि ये तो असम्बली की कारगुजारी थी जो हमने इस रिपोर्ट पे शामिल किया, हुकूमत की नहीं थी। लेकिन एक अमूमी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत के करप्शन के मामले में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रही है, इसलिए कि वो मामलात लोगों को पकड़ धकड़ तो बहुत हुई है, लेकिन उसके मुकाबले में जो कन्विक्शन है, जो फाइनल कन्विक्शन है, वो तो बहुत कम लोगों की हुई है। बिल्कुल सही। और फिर उसके बारे में ये भी बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हों, उन्होंने बार बार इस पूरे करप्शन, एंटी करप्शन का जो अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ेकार है उसके ऊपर बहुत तनकीद की है और कहा है कि ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये
मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसलिए भी ये बात कोई तसल्ली बख्श नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। पिलडार्ट के सरबराह अहमद महबूब साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब जितना भी बड़ा प्राइवेट स्कूल हो, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा प्राइवेट स्कूल हो, अब उसके निसाब में और सरकारी स्कूल के निसाब में कोई फ़र्क नहीं होगा। मतलब कि प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में अब एक जैसी किताबें होंगी। इस वक्त पाकिस्तान में एक नहीं कई निज़ाम तालीम राइज हैं। इसी वजह से माशरे में तबकात का जो फ़र्क है ये भी बढ़ जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम का नारा बुलंद किया और उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि यकसा निसाब तालीम नामुमकिन है, मगर मैं कहता हूँ कि यकसा निसाब तालीम से मुल्क में जो फ़र्क है ये ख़त्म हो जाएगा। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। ये मेरी विजन थी। हमारा जो कोर्स सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। हमें पता है कि इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन सारी मुश्किलात के बावजूद हम अब ये इस मुल्क को एक कौम बनाएंगे। उधर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ये कहते हैं कि नए निज़ाम तालीम को राइज करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है, मगर साथ ही ये उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्द सिंध समेत मुल्क के सभी सूबों में यकसा निसाब तालीम नाफिज किया जाएगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाक की ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा निसाब बहुत बेहतर है और पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तो यकसा हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, मगर सारा निसाब एक जैसा नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ जल्दबाजी में यकसा तालीमी निज़ाम पंजाब में नाफिज तो कर दिया गया, मगर निसाब तब्दील नहीं हुआ। कई तालीमी इदारों की इंतज़ामिया और तालिब इल्मों के वालिदैन एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि निसाब की तब्दीली से मुताल्लिक जो है कोई पहले इत्तला नहीं दी गई और कहीं सिरे से किताबें ही नहीं भेजी गई। यकसा निसाब तालीम के हवाले से प्राइवेट तालीमी इदारे भी एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं। उनके अपने मसाइल हैं, क्योंकि हमारे माशरे में कई ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड या फिर कोई दूसरा फ़ॉरेन निसाब ये पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा निज़ाम लाने से पहले उन वालिदैन, प्राइवेट स्कूल्स, इंतज़ामिया और सभी स्टेक होल्डर से क्या मुशावरत की गई जो अब ये सिस्टम लागू किया गया है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्ज़ा साहब हैं, अख्तर आराई साहब है सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अख्तर आराई साहब से बात करूंगी, क्योंकि सिंध सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा इस पर एतराज़ात उठा रहा है। अख्तर आराई साहब, वज़ीर आला सिंध ये बात करते हैं कि कुछ चीज़ें तो यकसा हो सकती हैं लेकिन पूरा निसाब यकसा नहीं हो सकता। आप सबसे पहले तो मैं चाहूँगी बताएं कि सिंध हुकूमत के एतराज़ात हैं क्या, और वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम के जो ज़ाहिरा स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। देखिए, बिल्कुल सिंध के जो ख़दशात हैं बिल्कुल जायज़ हैं। इनफैक्ट देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि पहले नेशनल कैरिकुलम था। नेशनल कैरिकुलम के तहत जो है पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबे टेक्स्ट बुक बोर्ड बुक्स बनाते थे। ज़ाहिर डिपार्टमेंट वीक थे और प्राइवेट पब्लिशर्स भी मार्केट में आ गए और वो नेशनल कैरिकुलम भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब जबकि सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात की जा रही है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट पहले से थी। ग्राउंड रियलिटी जो है उसके हिसाब से तो सिंध गवर्नमेंट ठीक फरमा रही है, क्योंकि एक मॉडल रोल जो है पंजाब का मौजूद है कि पंजाब के अंदर पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है। इतनी उजलत में उसको नाफिज किया गया कि वहाँ बहुत सी कमी है, वक्त कम होने की वजह से उसकी निशानदेही करना इस वक्त मुनासिब नहीं। इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जब 8वीं तरमीम मौजूद है और इस बात का प्रोविजन मौजूद है कि हम निसाब अपना पढ़ा सकते हैं और कुछ बातें जो है वो नेशनल सिंगल कैरिकुलम की जो है वो अडॉप्ट की जा सकती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स भी यही बात इसी तरह समझते हैं कि यही मुमकिन है। अदरवाइज जो है ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंध गवर्नमेंट को और वफाकी हुकूमत को ये चाहिए कोशिश करें मशावरत के साथ कुछ बात माने, पार्शली कोई चीज़ अडॉप्ट तो
की जा सके, क्योंकि आप और तालीम वैसे भी सूबाई सब्जेक्ट है, 2.5 साल पहले गुजर गए। बात करते हैं कि इस हवाले से जो विफाक के फैसले हैं वो जबरदस्ती उन पर लागू नहीं किए जा सकते। बिल्कुल आपने सही फरमाया, उसके लिए एक प्लान होता है, कवानीन के अंदर तरमीम करनी पड़ती हैं। जब आपने पहले ही 8वीं तरमीम के उसके तरमीम के बाद आपने ये दे दिया, डोमेन ही सिंध गवर्नमेंट का है, सूबों का है, तो आपको पहले तो निसाब अपने हाथ में रखना चाहिए था कानून के अंदर, पहले इसके अंदर तरमीम पेश करते, उसके बाद आपके कंट्रोल में चीज आ सकती। मैंने नेशनल कैरिकुलम पुराने की इसीलिए एग्जाम्पल दी कि उस पर भी अमल नहीं किया जा सका, कई दहाइयां गुजर गई। तो सिंगल नेशनल करिकुलम पे बगैर मशावरत के, बगैर इत्माद में लिए ये कैसे मुमकिन है? तो सिंध गवर्नमेंट की पार्शली बहुत सी बातें बिल्कुल मुनासिब हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं, हुकूमत तो एतराज़ात उठा ही रही है, वो भी करिकुलम यकसा करने के हक में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्राइवेट स्कूल तो हमेशा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सिंगल भी हो और नेशनल भी हो कैरिकुलम, मगर जब हमारे पास उससे पहले एजुकेशन सिस्टम ही एक नहीं है, कैरिकुलम उसका पार्ट है। आप देखें, एक मैट्रिक सिस्टम है जिसको यकसा करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा मदारिस का एक सिस्टम है, तीसरा जो है एलीट क्लास के लिए कैमब्रिज सिस्टम है। आप कैमब्रिज सिस्टम को एक तरफ रख दिया, आपने उसको टच भी नहीं करते, तो जाहिर है कि जब सिंगल एजुकेशन सिस्टम आएगा, पूरा वो होगा, उसके बाद आप निसाब पे काम करेंगे, उसके कवानीन के जो अभाम मौजूद हैं, रुकावटें मौजूद हैं, उसको दूर करेंगे। ये मशावरत से मुमकिन है। ये स्टेक होल्डर को जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को मशावरती कमेटी में नहीं डालेंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं। काशिफ मिर्जा साहब, हुकूमत के इस फैसले के बाद, हुकूमत के इस इकदाम के बाद, फिर वो जो प्राइवेट स्कूलों की जिसको सो कॉल्ड इजारादारी कहा जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर वो एक जो प्राइवेट स्कूलों में कहा जाता था कि मनमानी फ़ीसें ये लोग लेते हैं, वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों से मुशावरत की हुकूमत ने? ज़ाहिर है पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है, आप लोगों को भी एतमाद में नहीं लिया कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, और उजरत में हुकूमत ने ये फैसला कर लिया और लागू भी कर दिया? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। देखें, पहले तो हम सबसे पहले इमरान खान साहब के जो प्राइम मिनिस्टर के जो विजन है उसको अप्रिशिएट करते हैं, मुकम्मल तौर पे तायद और सपोर्ट करते हैं कि जो इमरान खान साहब का विजन है, ये तो मेरा ख्याल है हर एक मोहब्बे वतन पाकिस्तानी की सोच ऐसी है कि एक पाकिस्तानी कौम अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो उसका जो विजन तभी वो बन सकेगा, उसकी सोच बन सकेगी जब आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेम होगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीटीआई ने ये कहा था कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसे सेम करेंगे और उसमें जीडीपी का 7% खर्चेंगे। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम एंड सिंगल नेशनल करिकुलम। सिंगल नेशनल करिकुलम एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है जिसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका था जो पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये वही है जो 2006 का जनाब परवेज मुशर्रफ का ड्राफ्ट था, उसको इन्होंने काट छांट के नए कपड़े पहनाए और हमारे वज़रा तालीम अपनी नाकामी और जो नाहियत थी उसको छुपाने के लिए छलांगे मार रहे हैं कि हमने जनाब सिंगल नेशनल करिकुलम बना दिया है। अरे भाई, ये तो 2006 में बना था, अब ये ना सिंगल है ना नेशनल है। दूसरा इसका पार्ट था, अपने 2.5 करोड़ हमारा जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल था उसको वापस तालीमी इदारों में लेकर आना था। और जो मौजूदा 5 करोड़ पढ़ रहे हैं उनकी मिसिंग फैसिलिटीज को दूर करना था। इसमें पैसा खर्च होना है, 2 लाख नए स्कूल बनाने हैं, 25 लाख नए टीचर चाहिए, और ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट में 25 लाख टीचर हैं, तो टोटल 50 लाख टीचर आपको चाहिए। और उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, उनके ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल चाहिए। और उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन की चंद मखसूस स्कूलों के टीचर्स को बुला के ओरिएंटेशन करवाई और ये कहने लग गए जनाब हमने ट्रेनिंग करवा दी है। अच्छा, यहाँ फिर आपको ये भी देखना है कि हमारा 65% जो बच्चा है वो तो यूथ से रिलेटेड है, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट आपको चाहिए था, और उसके लिए नए टेक्निकल वो सरकारी स्कूलों में तो है नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे माहौल की भी ज़रूरत होती है, अच्छी तरबियत की भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ के सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से मवाजना करने बैठें तो बहुत सारे जो है ना वो एतराज़ात भी होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, बड़े मसाइल भी होंगे। तो सिर्फ फ़ीस के लिहाज से देखें तो ज़ाहिर है, अब पेरेंट्स, मेरी भी बड़े लोगों से बात हुई, पेरेंट्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई हम जो महीने का जो 50,000 महीने की बच्चों की स्कूल की फ़ीस एक बच्चे की हम क्यों जो है ना वो खर्च करें, सिर्फ एक माहौल के लिए खर्च करें, जब करिकुलम सेम होगा। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। देखिए शाजिया, जो आप बात कह रही है मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। मैं खुद भी एक चूंकि बाप हूँ, तो बाप होने की हैसियत से यही सोच आनी चाहिए कि व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन 50,000 वाला और एक 500 रुपए वाले स्कूल में और एक सरकारी स्कूल में और एक मदरसे में क्या फर्क है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं,
जो इमरान खान साहब के विजन में हमें कोई शक नहीं, हम उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां तक उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात अगर आप करें तो जो इमरान खान साहब के नीचे जो टीम है जिसने 3 साल कुछ डिलीवर नहीं किया, ये आगे भी डिलीवर नहीं करेंगे। यही वजह है कि 3 साल बाद भी इन्होंने उस सिंगल एजुकेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट में से उस कंपोनेंट को पकड़ा जिसपे सिर्फ पेपर वर्क हो रहा था, और वो भी 2006 का चल रहा था, और उसको भी ये इंप्लीमेंट नहीं कर सके। सिंध इनकार कर चुका है, बलोचिस्तान ने इंप्लीमेंट नहीं किया, जीबी ने बिल्कुल काम नहीं किया, उसने कहा पंजाब पे तो अपनी हुकूमत है, जोर चलेगा, केपीके में भी जोर चला सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा, और एजेके ने कहा भी हम 33% अपना लगाएंगे, उन्होंने भी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये ना तो सिंगल है ना नेशनल है। अब मैं अभी गुजारिश करूं, ये मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक चीज मुश्किल है, वो है इनकी विल। अब 2 बातें मैं छोटी छोटी सी आपके साथ शेयर कर दूं। एक वाकया हुआ इंडिया के अंदर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, उसने डिसीजन दिया कि जो गवर्नमेंट से मुराद लेता है, कोई बेनिफिट ले रहा है, चाहे वजीर है, मशीर है, या कोई एडवाइजर है, कोई भी है, सेक्रेटरी है उनका, चाहे वो अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगा। उनके अपने स्कूलों की हालत बेहतरीन हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान की मिसाल है कि आपके आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें जनरल से लेके सिपाही तक का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है, एक फैसिलिटी एंजॉय करता है। चाहे माहौल भी तो दें आप, वो फिर अगर यकसा आप निसाब करने जा रहे हैं तो यकसा माहौल भी तो दें। फिर प्राइवेट स्कूल वाले जो एक फैसिलिटीज दे रहे हैं बच्चों को, जो अच्छी तरबियत, जो अच्छा माहौल, जो अच्छा बच्चों को एजुकेट करें, फिर आप सरकारी स्कूलों में पहले वो माहौल तो पैदा कर दें, उसके बाद आप ये सारा सिस्टम लेकर आए। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे वजीर, मशीर, सीएम, गवर्नर्स, जो अफसरान हैं, इनकी औलादें पब्लिक स्कूलों में आएंगी तो ये पैसा खर्चेंगे, उनकी हालत बेहतर करेंगे, क्वालिटी देंगे। अभी आप यकीन करें, इनमें से किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़ने आएगा। सबकी कोशिश है कोई लंदन जाए, कोई अमेरिका जाए, कोई यूरोप जाए पढ़ने के लिए। ये भी प्राइम मिनिस्टर को ये प्रेसिडेंट सेट करना होगा। जितने भी वजीर, मुशीर हैं, सब डालें सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को। शाजिया, इससे एक अगली मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं, बड़ी खतरनाक बात है कि ये तो बच्चे तो चले हमारे स्कूलों में पढ़ाते ही हैं, इनके घर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमारे स्कूलों में जॉब भी कर रहे होते हैं, तो इनके तो बहुत ज्यादा स्टेक है, ये तो कभी नहीं चाहेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गवर्नर पंजाब ने, जो कि हम जिसके अंडर स्कूल चलते हैं, एचएसएन कॉलेज आपके सामने है, उन्होंने सिर्फ उर्दू की एक बुक इसकी इंप्लीमेंट की और बाकी कोई बुक ही नहीं इंप्लीमेंट की। तो इसका मतलब है जो पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है और जो गवर्नर की अपना स्कूल है, वहां तो ये इंप्लीमेंट हो नहीं रहा। तो यहाँ से इनकी विल का आपको अंदाजा हो जाएगा। तो हम तो कह रहे हैं खुदा के लिए इंप्लीमेंट करें। कैम्ब्रिज सिस्टम है, ओ लेवल, ए लेवल्स, इसमें फिर सारा खत्म हो जाएगा अगर यकसा निसाब तालीम अगर लागू हो ही जाता है तो। 2 चीजें किए, ये यकसा निसाब या यकसा निसाब नहीं हो सकता। पहली चीज जो है वो उर्दू की इन्होंने बात की थी कि जनाब उर्दू में हम जो है ये एजुकेशन सिस्टम देंगे। केपीके में टोटल इंग्लिश मीडियम में इन्होंने डिजाइन किया और 5 सब्जेक्ट है पंजाब में, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो भी इन्होंने इंग्लिश में किया। तो ये तो एक बात छोड़ दें कि ये हो ही नहीं सकता, एक मखसूस तबके को बेनिफिट देने के लिए ये कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी बात जो भी आपने की वो है असेसमेंट सिस्टम। असेसमेंट सिस्टम अगर आपका मदारिस का अलग होगा, बोर्ड उनके अलग है, सेकेंडरी एजुकेशन के अलग हैं, कैम्ब्रिज के अलग हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, खोखला नारा है। क्योंकि जब आपकी असेसमेंट ही अलग अलग बोर्ड से ले ली, उनकी नीड अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, वहां पे लैंग्वेज अलग है, तो आप कैसे इनको कहेंगे कि जनाब ये सिंगल नेशनल करिकुलम है या सिंगल एजुकेशन सिस्टम। तो इमरान खान साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स तो सेम हो सकते हैं, सोशल स्टडीज का है, मैथ्स का है, उर्दू का है, कुछ किताबों को हम यकसा कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम बदलना, इस पर पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि इन्होंने किसी भी स्टेक होल्डर को जो जेन्युइन और रियल स्टेक होल्डर था उसको लिया नहीं। 46% की नेशनल करिकुलम काउंसिल है जिसने इसने डिजाइन किया, हमने खुद इनको रिकमेंडेशन लिख के दी, भिजवाई, 12 भिजवाई, लेकिन इन्होंने मजाल है कि उसका जवाब देना भी पसंद किया हो और इन्होंने सिर्फ अपनी पॉकेट के 2-4 लोगों को अपने साथ शामिल किया ताकि कल को कह सके देखिए जी हमने प्राइवेट लोगों को भी शामिल किया। हालांकि 46 में से 2 या 3 प्राइवेट स्कूल के हैं और वो भी इनके मनपसंद एलीट तबके के स्कूल हैं और 1-2 बंदा मदारस से उन्होंने लिया। पेरेंट्स की राय क्या है? वो खुश हैं हुकूमत के इस फैसले से? आप लोगों तक ज़ाहिर रिएक्शन तो आ ही रहा होगा पेरेंट्स का। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं कि खुदा के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाए। हम तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एजुकेशन टीम है ये नाहल है, ये डिलीवर नहीं कर सकती। 3 साल में अगर वो टूटी सी एक शक्ल दी है और वो भी देखिए प्री स्कूल तो है ही नहीं, तैयार ही नहीं किया, प्री नर्सरी केजी तैयार नहीं है, 6 to ऑनवर्ड तैयार नहीं है, तो ये
6 माह जाया किए इन्होंने हमारे बच्चों के। बहुत बहुत शुक्रिया सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध अख्तर आराई साहब मेरे साथ थे। हम प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।